बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड एंड रेनी एंड मॉनसून मॉर्निंग टू यू। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। कैसे शाहजेब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नींद हो रही है आजकल आपकी पूरी? पता नहीं कैसी नींद हो रही है, समझ नहीं आ रही। उसका कभी रीजन सो हम रहे आपको कभी जाग रहे। हाँ, उसका रीजन हम आपको चंद लम्हों बाद बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं आज है 7 जुलाई 2022। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम हज अकबर से एक दिन दूर हैं। कल जो है हज अकबर का दिन है, कल बहुत इबादतों का दिन है। जो लोग हज अकबर या हज के लिए नहीं जा सके हैं वो यहाँ पर अपने अपने घरों में इबादतें करेंगे। सुना है कि कल के दिनों में अलग अलग जो है वो दुआएं पढ़ने से अल्लाह ने अलग अलग औकात हैं जिसमें दुआएं कबूल होने का वक्त भी मुख्तलिफ रवायात से भी है। तो कल के दिन में अपनी दुआओं को हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और 7 जुलाई 2022 को वर्ल्ड चॉकलेट डे भी मनाया जाता है। इसी का मैं इंतजार कर रहा था, कब बताएंगी वर्ल्ड चॉकलेट डे के बारे में? वर्ल्ड चॉकलेट डे, यू नो शाहजेब, वर्ल्ड चॉकलेट डे जो है पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को चॉकलेट देकर, चॉकलेट गिफ्ट रिसीव कर कर मनाते हैं। और कुछ मैं उसकी हेल्थ के न्यूट्रिशियस वैल्यूज अगर बताना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दें। जी जी। एक तो ये कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर और आपकी बॉडी में जनाब ये आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, आपके ब्रेन को फंक्शन में हेल्प करता है, आपका ब्रेन जो है बेहतर तरीके से फंक्शन करता है। बशर्ते कि आपकी जो चॉकलेट है वो प्योर है। Of course. या मिल्क चॉकलेट है। I mean definitely dark chocolate, dark chocolate, क्योंकि उसमें मिल्क अगर चॉकलेट भी है तो आप थोड़ी तादाद में खा सकते हैं। और मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे कह रही हूँ, असल में इन्होंने पूरा जो ये सेगमेंट किया ना शुरू का, ये इस वजह से किया है कि इनको चॉकलेट्स मिल जाए आज वर्ल्ड चॉकलेट डे पे। और मुझे आज चॉकलेट चाहिए क्योंकि मुझे शाहजेब से भी चाहिए, मुझे काशिफ भाई से भी चाहिए, मुझे करमान भाई से भी चाहिए, मुझे अली से भी चाहिए, मुझे नैयर से भी चाहिए, मुझे शाहरुख से भी चाहिए, मुझे अब्दुल्ला भाई से भी और चॉकलेट खाना आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल आप लोगों का खून खौल रहा होगा। खून की सर्कुलेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है। आजकल रात को सोते हुए भी खून खौलता है, दिन में भी खून खौलता है। उसकी वजह यह है कि जब लोड शेडिंग होती है तो शहरी लोग, हमारी आवाम एक अजियत में मुब्तला हो जाते हैं और इसका जो एक शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम आया थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है, थोड़ा सा खासतौर पर जब जहां पर जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब लोड शेडिंग होती है और घरों में अभी भी घर गर्म ही है, आप अगर घर के अंदर देखें ना तो कोई ऐसा मौसम कल आपको याद है जब मैंने शुरू में किया था, बड़े लोगों ने देखा, हमें नहीं था था कल लोग हमें बड़ा देखेंगे और हमारे सारी आउटडोर रिपोर्टिंग भी लोगों ने जो है नोट की। बट देन अगेन कल मैं 2 मिनट के लिए बाहर खड़ी हुई थी और साथ साथ मेरे बाल भी खड़े हो गए थे क्योंकि वो फूल गए थे हब्स की वजह से। इतनी ह्यूमिडिटी है बाहर। जब हम वापस शो से बाहर निकले हम दोनों पूरी टीम के साथ, तो हमें ना लग रहा था कि बस ऐसे किसी तरह से ये तपिश आ रही है ना, तो तपेड़े लग रहे हैं हीट के, ये किसी तरीके से कम हो जाए। और उस पर लोड शेडिंग और अगर लाइट ना हो और अपने लोग जो है वो घरों में हो, उस हवाले से किस तरीके से जो है ना वो रात भर बिजली ना आना, फैमिलीज जो है मामूलात जिंदगी से जो है ना बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाती है। शाहजेब, और फिर दिन भर लाइट ना हो, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, तो किस तरीके से आप अपनी नींद पूरी करके सुबह दफातर जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है जिस अजियत से लोग गुजर रहे हैं। और जैसे कि माया ने कहा कि ये जहनी अजियत में मुब्तला कर रही है आपको, आपके ऊपर एक जहनी दबाव बढ़ जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती तो वैसे ही आपसे कोई काम नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। आप शायद कैसे फोकस करेंगे, आप कैसे पॉजिटिव फील करेंगे? चले वर्ल्ड चॉकलेट डे पे हमने कहा कि आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खा लें, आपके मूड को अच्छा करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करेगा, आपके चलो ब्रेन सेल्स को भी एक्टिव करेगा। बट देन अगेन सिर्फ चॉकलेट नहीं, हर चीज एलिमेंट आपका ऐड करता है ना। आप चॉकलेट खा लेंगे तो आप बस अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे, कल हमने जो देखा शादी, जो आपने देखा था ब्रेकिंग में, आपने बताया भी था सबको, जरा उसका भी जिक्र करते जाएं कि अगर लाइट नहीं है तो इस तरह की जो है वो हरकत होगी कि खून खोल गया था देखकर हमारा। बिल्कुल जाहिर बात है, जब बिजली नहीं होती और फिर लोगों की नींद खराब होती है। तो हमने कल एक खबर भी देखी थी जिसमें बाप एक तशद्दुद कर रहा होता है अपने बच्चे के ऊपर नींद खराब होने पर। लेकिन ये बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन पहले हम एक फैमिली की जुबानी दिखाते हैं आपको कि लोग जो हैं वो किस अजियत से गुजर रहे हैं और किस परेशानी में मुब्तला हैं। 16 घंटे लाइट नहीं होती, 3 घंटे से कम लाइट जाती नहीं है। सुबह जाती है, रात को जाती है, सुबह उठते हैं तो लाइट ही नहीं होती है, सुबह फजर से पहले गई हुई होती है। लाइट ने जो है ज़िंदगी अजीरन बना दी है, कोई टाइम नहीं है जाने का या आने का।
3-3, 4-4 घंटे के लिए गायब हो जाती है लाइट। सुबह जॉब पे जाना होता है, रात भर लाइट नहीं होती है। एक तो लाइट नहीं, ऊपर से बिल 7,000 8,000, और परेशानी इतनी होती है, अंधेरे में कैसे पकाएंगे बताएं। और फिर गैस भी हल्की हो जाती है। 20,000 पेंशन लेने वाला कहाँ से 6,000 का बिल भरेगा, 7,000 का, 8,000 का बिल देते हैं ये लोग। मैं एक टीचर हूँ, अभी मेरे स्टूडेंट बैठे हुए इधर और पढ़ाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आप देखें इतना अंधेरा है, इसमें कैसे बंदा किस तरीके से पढ़ाए। लाइट गई हुई है, सांस लेने की भी वो नहीं हो रही कि बाहर आके खड़ा होना पड़ रहा है। और हर कोई तो जनरेटर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता ना, ज़ाहिर है सांस का भी मरीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का हाई है, मगर ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। ज़ाहिर बिल इतने भेज रहे हैं, पैसे कहते हैं इतने भेज रहे हैं, बिल लाइट दे ही नहीं रहे। बुरा हाल कर दिया है, इतने ज़्यादा बिल देते हैं, लाइट देते नहीं है। बिल आप देखेंगे तो इनके 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार। भाई बंदे की सैलरी अगर 20-25 हज़ार रुपये, तो कहाँ से भरेगा वो इतने बिल। पूरी रात जब जागेंगे तो सुबह काम पे क्या जाएंगे। वो इतने अमीर या वो थोड़ी है कि ऑफिसों में लगे हुए हैं। ज़ाहिर गरीब लोग हैं हम लोग, कहाँ से लाएंगे इतना। लाइट नहीं है, सुबह बगैर नाश्ते के चले जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है घर झगड़े होते हैं घर में। 24 घंटे में कितनी आती होगी, 6 या 7 घंटे लाइट आती है, तकरीबन लाइट गायब होती है। इधर खाने में प्रॉब्लम है, स्टडी के दौरान हर चीज़ में। और आप ये बिल देखें किस कदर का बिल आ रहा है, 7-7, 8-8 हज़ार बिल कहाँ से कोई भरेगा। फिर बिल क्यों दे रहे हैं इतने, अगर ज़ाहिर लाइट लोड शीटिंग इतनी करनी है तो बिल भी इतने ना देना। ज़्यादा अपने भाई की फिक्र रहती है, टेंशन कि सांस का प्रॉब्लम है उसको बहुत। जनरेटर है तो वो चला नहीं सकता, कि पेट्रोल इतना महंगा है तो कैसे चलाएगा बेचारा। सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, क्योंकि सोने को ही नहीं मिलता। लाइट होगी तो सोएंगे ना, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ रहा है बहुत ज़्यादा। इनके इलेक्ट्रिक वालों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, घर में इतने झगड़े होते हैं, इतनी परेशानी हो जाती है। अब देखें ना अंधेरे में कैसे खाना बनाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं, क्या करें क्या नहीं करें। मार्केटें बंद कर दी हैं कि जल्दी से शाम को बंद कर देते हैं मार्केटें, और वो क्या कहते हैं कि बंद कर दी लाइटें। तो फिर हम लोगों को तो दे, किसी ना किसी को तो दे। इतनी बिजली कर कहाँ रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा। भाई गवर्नमेंट को चाहिए इनसे ये इदारा वापस लें अपने पास। बिजली वालों खुदा के वास्ते हमें जीने दो, खुद हाथ जोड़ रही तुम्हारे आगे, थोड़ी बच्ची कुछ ज़िंदगी सुकून से जीने दो। हालात हमने देखे शाहजेब, जिस तरीके से लोग बीमारी में, लोगों को ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, लोगों को सांस का मसला है, लोग बीमार हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं हीट की वजह से, और उनमें इचिंग, तकलीफ, जिस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन ये कर्ब जो कल हमने मनाजिर देखे, ये देखकर हमारा खून खौला। हम अल्लाह की बारगाह में हमने तौबा करना शुरू कर दी कि या अल्लाह, ये किस तरह की जो हम फुटेज देख रहे हैं, जिस तरह बाप जो है वो अपनी नींद खराब होने पर बच्चे को जिस तरह वो पटक रहा है, इतनी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन शायद, इतनी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। ये संगल बाप की वीडियो हमने कल आपको दिखाई भी थी। कल हम देख रहे थे, हमारे प्रोग्राम के दरमियान ही एक ब्रेकिंग आई थी जिसमें जो उनकी बीवी है उन्होंने ही वीडियो बनाई, और सिर्फ इस वजह से बनाई ताकि जब मुकदमा दर्ज किया जाए तो ये सबूत मौजूद हो कि बाप किस तरीके से तशद्दुद करता है अपने 8 साला बेटे पर। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त का, जहाँ बीवियों को भी थोड़ा शऊर आया, लोगों को भी जरा शऊर आया कि कम से कम वो सबूत कर सके कि आई थी। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में, कहीं पुलिस को भी उन्होंने शायद दिया है या मीडिया में गालिबन, कि ये तशद्दुद अक्सर करते थे, मुझ पर भी करते थे, बच्चे पर भी करते थे, लेकिन इस बार मैंने ये फुटेज रिकॉर्ड कर ली ताकि सबूत पेश कर सके। किसी के भी सीने में दिल होगा तो वो इस फुटेज को देख के दर्द ही महसूस करेगा, और वो यही कहेगा कि ये बाप जो है ये तशद्दुद जिस तरीके से कर रहा है, ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ लाजमी एक्शन होना चाहिए। एक्शन शाहजेब देखिए, आई विल अग्री टू डिसएग्री ओवर हियर। एक्शन क्या, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल उसका डिसऑर्डर है, उसका इलाज तो पुलिस नहीं कर सकती ना। उसका इलाज तो पुलिस नहीं कर सकती। वो कैफियत क्यों हुई, वो कैसे हुई, क्या हम, अगर हमें इजाजत दें तो हम वो दिखा भी सकते हैं उस प्रोग्राम की, उस हिस्से की, उस पहले भी इस पर बात कर चुके हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो अजियत में मुब्तला होते हैं, फिर ज़हनी दबाव बढ़ता है और ज़हनी जो उनकी कैफियत है वो किस तरह तब्दील हो रही है। इस पर हम पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं। पहले आपको उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं, फिर आगे चल तफसीली बात भी करेंगे। 16
घंटे लाइट नहीं होती, 3 घंटे से कम लाइट जाती नहीं है। सुबह जाती है, रात को जाती है, सुबह उठते हैं तो लाइट ही नहीं होती है। आप देखें इतना अंधेरा है, इसमें कैसे बंदा किस तरीके से पढ़ा। ये मसाइल मैं सुनता आ रहा हूँ, अपना अंदर बवाल निकालते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, चेंज कुछ नहीं होता। ये खत्म मुश्किल नहीं होगी आपके सर पे से। इसकी वजह ये है कि जिनके इख्तियार में है वो खुद नहीं करना चाहते। बुरा हाल कर दिया है, इतने ज्यादा बिल देते हैं, लाइट देते नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त ऑयल की प्राइसेस गिरी है। पाकिस्तान में उन्होंने बढ़ाई है, बढ़ा रहे हैं। क्या जा रही है हुकूमत? क्या आवाम को गन्ने की मशीन में देने के लिए है? बैंक बैलेंस बनाने के लिए बैठे चोर करप्ट है ये। मैं रिक्शा चलाने वाला 900 का पेट्रोल डाल के 250 पे लेके आ रहा हूँ घर पे। मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, मैं किससे बोलूँ? अगर ये बेचैनी इतनी ज्यादा है तो लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? लाइट नहीं है, सुबह बगैर नाश्ते के चले जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है झगड़े होते हैं घर में। भाई इनको बोलें जो दे रहे हैं ना वो भी जो है ना आप खत्म कर दें। ये देने का फायदा नहीं। 2 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे गायब, 4 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे गायब। हमारे तालिब इल्म के अंदर अब शऊर ही नहीं रहा तालीम का। हमारी जो IQ और EQ लेवल था वो नीचे जा रहा है। हम जहनी तौर पर पसमंदगी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। अबे इससे बेहतर ये है पूरे मुल्क को बम मार दो, एटमी बम मार दो जो तुमने बनाए हुआ है। जहनी तौर पर मफलूज होते जा रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस अब प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जहनी तौर पर लोग मफलूज होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कैफियत हो, औलाद, बल्कि बच्चा किसी का भी हो, वो तो बच्चा होता है, वो तो मासूम होता है, फिर अपनी औलाद पर कैसे हाथ उठा सकता है, क्या कैफियत होगी? इसी पर मजीद हमें बात करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम, हमें बहुत ही जो है हमारे रिस्पेक्टफुल डॉक्टर इमरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हो इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला एक बार फिर। इमरान भाई कल की वीडियो देखकर तो हम लोग शाहजेपुर में यहाँ थे, हमारी रूह कांप गई थी। हम कहते हमसे प्रोग्राम नहीं हुआ, हमें वक्फा लेना पड़ गया। हमें क्या देख रहे हैं हम ये फुटेज? जी इमरान भाई थोड़ा सा तवज्जो दिलाओ बेटा। तो ये फुटेज हम हर वक्त देख रहे हैं, हम निजी और गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में भी देख रहे हैं। हम ये एक बच्चा जो काम कर रहा होता है दुकान पे वहाँ भी देख रहे हैं, हम मोहल्ले में भी देख रहे हैं, हम घरों के अंदर भी जो है वो देख रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं 99% ये भी इसी तरह ही गुजरे हैं। जब हमारे माशरे के अंदर जिस्मानी तशद्दुद, चाहे वो उस्ताद की सूरत में हो, चाहे वो किसी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की सूरत में हो या घर की सूरत में हो, जब वो काबिल बर्दाश्त हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जब बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा होता है और कुछ नहीं कहा जाता, जब बड़ा भाई छोटी बहन को मार रहा होता है और कुछ नहीं कहा जाता, जब शौहर अपनी बीवी को मार रहा होता है और घरवाली सास भी बैठी देख रही होती है और कुछ नहीं होता, तो जब आपके लिए ये काबिल कबूल हो जाए ये रवैया, तो उसकी इंतहा यही आती है जो अभी आ रही है। ये खाली बिजली का मसला नहीं है, यकीन माने खाली महंगाई का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी आप मुझे कोई एक टाइम बता दें, अपने घर वालों से पूछ के बता दें, अपने घर वालों के जो बड़े हैं उनसे पूछ के बता लें, जब कभी जिंदगी में कभी इंसान ने ये कहा कि यार ये वाला टाइम बहुत अच्छा है, ये बड़ा जबरदस्त है, यहाँ इस वक्त खेत खलियान फल फूट रहे हैं, यहाँ खुशियां हैं, या नहरें बह रही हैं, या सुकून है। कोई जब से दुनिया बनी है आज तक इंसान इतना नाशुक्र है, उसने हमेशा यही कहा है कि पहले वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा था, ये बहुत खराब गुजर रहा है। और उसके बाद वो उसका इजहार इसी तरह कर रहा है जैसे ये करता नजर आ रहा है, अब अभी भी नजर आ रहा है। मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि आप क्यों सरप्राइज हैं, क्योंकि मैं पहली दफा थोड़ी देख रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक हम हर गली, हर कोने, हर घर, हर मोहल्ले और यही रवैये मैं देख रहा हूँ। तो उस रवैये के बाद आपको हैरानी परेशानी क्यों है? लेकिन इमरान भाई अपनी जान से ज्यादा अजीज बच्चे, उन पर जुल्म करना और जिस तरीके से जुल्म वो कर रहा था, ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। पहली बात तो मेरे भाई, सॉरी मैं अगर तल्ख हो रहा हूँ, जाहिर है बच्चे देख हर किसी के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। जान से अजीज बच्चे को कोई हाथ उठा सकता है? जान से अजीज बच्चे को कोई रोड पे डाल सकता है? बिल्कुल। जान से अजीज बच्चे घर की मौजूदगी में उसके आगे सिगरेट पी सकता है? जान से अजीज बच्चों के आगे जाके नशा कर सकता है? जान से अजीज बच्चों के लिए हराम कमा सकता है? जान से अजीज बच्चों के लिए सब हरकतें कर, नहीं है ना। ये कहने की बातें, ये कहने की बातें हैं कि जान से ज्यादा अजीज है, ये जान से ज्यादा अजीज नहीं है। अदरवाइज इसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा होता? उफ अल्लाह। तो ये ठीक है भाई, आई 100% एग्री। मतलब मैं कन्फेस करती हूँ कि वाकई में ये शुरू से हम देख रहे हैं
कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद मेरी भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गुस्सा आ गया। कल मैंने देखा, मेरा खून खोला, मैंने कहा ये इंसान मेरे सामने होता मैं इसको मारती। बखुदा मेरी ये कैफियत थी कल। और कानून क्या करेगा? सारी बात, कानून कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम लोगों को गलत फहमी ये है कि हमारे घर का मसला कानून करेगा हल, हमारे बेडरूम का मसला कानून हल करेगा, हमारे दस्तरखान पे कैसे बैठ के खाना चाहिए कानून हल करेगा। ये कानून का दायराकार है ही नहीं कि मैं अपने घर में कैसा रवैया रखता हूँ। ये कानून का दायराकार नहीं है। ये मेरे अपने अंदर तरबियत का मसला है। ये मेरे अंदर अपनी इक़दार को जो है इस्टेब्लिश करने का मसला है। ये मुझे अपने उस इखलाक की ज़वाल पजीरी को दोबारा बहाल करने का मसला है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि तशद्दुद किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, लफ्ज़ी तशद्दुद, असाबी तशद्दुद हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमें ये बताना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब अजीम पैदा किया, उन लोगों को तब्दील कर दिया जो जाहिलों की दुनिया के अंदर सदियों से थे। मुझे बताए ना किस पे हाथ उठाया, मुझे बताए किस पे तशद्दुद किया, मुझे बताए किससे सख्ती से बात की, मुझे बताए किससे इवन लाउड नॉइस के अंदर जो है बात की, बुलंद आवाज से बात की, किसको डांटा, किसको पीटा। फिर ये कैसे इतना बड़ा इनकलाब अजीम पैदा हो गया कि वो कौम जो है वो हजारों साल तक दुनिया के ऊपर हुकूमत करती चली गई। वो जिनकी आवाजें इतनी बुलंद थी उनकी आवाजें धीमी हो गई। इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर बाप हूँ तो मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, मैं अगर उस्ताद हूँ मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, और मुझे जो भी मेरा दायरा कार है उस दायरा कार के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जी ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। और हम अगर इस तरह नहीं रोकेंगे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारे घर के अंदर अगर कोई भाई बहन अपने बच्चों को मार रहा हो, हमारी हिम्मत ही नहीं है उसको कहने की। वो पलट के कह देगा तुम कौन होते हो, मेरा बच्चा है, मैं कैसे। ये जो इमरान भाई आप जिक्र कर रहे हैं ना हिम्मत का, क्योंकि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि माँ वहीं पर खड़ी है और अपने ही बच्चे पर तशद्दुद होता देख भी रही है, लेकिन उसकी क्या बेबसी होगी, वो किस हालत में होगी, किस कैफियत में होगी कि जिस तरीके से वो देख रही है कि उसका शौहर ही उसके बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोके, और उसने फिर ये किया कि वीडियो बनाई और पुलिस में दी और मुकदमा दर्ज कराया। तो माँ किस कैफियत से गुजर रही होगी ऐसे में? आप यकीन जाने, ये माँ अगर अपने घर जाती और अपने बाप और भाई को और अपनी सगी माँ को भी कहती कि जी मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, कहती रहने दे, ऐसा ही होता है दुनिया में, तू कोई नहीं आई है, तूने कोई पहली दफा ये देखा है कि ये ऐसे ही होता है क्या, तू अपने क्या घर उजाड़ेगी, ये बातें सुनेगी वो जाके बेचारी मेरी बहन। हमारा माशरा इतना बेहिस है कि अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आएगा तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको इसी तरह की फजूल पट्टियां पढ़ाएंगे कि भाई ये तो सख्ती होती है, सख्ती से सही होता है, ऐसे कैसे सही होगा, और वैसे कौन सुधरेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। तरबियत के नाम पे तशद्दुद हमारे यहाँ काबिल कबूल है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम एक मासूम, और हम ये नहीं सोच रहे कि वो हाथ जो आज उठा है वही हाथ कल को दोबारा उठेगा। ये बाप जो मार रहा है यकीन मानिए इससे ज्यादा पिटा होगा। ये जो बाप मार रहा है इससे ज्यादा पिटा होगा। ये कहा ना वाइफ ने, इमरान भाई कहा वाइफ ने कि बहुत अरसे से ये मुझे और मेरे बच्चे दोनों को पीट रहे थे, दोनों पे तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त और मैंने वीडियो बनाई। लेकिन साथ साथ इमरान भाई हमारी जो पिटाइयाँ होती थी ना वो इस्लाही पिटाइयाँ होती थी। इस्लाही पिटाई में और तशद्दुद में एक लाइन नहीं होती आपके ख्याल में? जी इमरान भाई। मैं एज अ नफ्सियात का तालिब इल्म और एक एज अ दीन का तालिब इल्म, दोनों मैं बता देता हूँ आपको, इस्लाहात के नाम पे कोई पिटाई जायज़, और जब आप किसी चीज को बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे फिर उसकी इंतहा भी कोई नहीं। अगर आप ये कोई कहेंगे कि जी मैं तो इस्लाहात की वजह से मार रहा हूँ, वो ना कानून इजाजत देता है, ना दुनिया का कानून इजाजत देता है, ना आखिरत का कानून इजाजत देता है, ना इखलाकियात का कानून इजाजत देता है, तो फिर आप कौन सी इस्लाह की बुनियाद के ऊपर किसी की मार लगा रहे हैं? और वही फिर यही होता है, आप ये कहते हैं सर वो मैं थोड़ी सी शराब पीता हूँ, भाई इसलिए पीता हूँ कि बस जब तक नशा ना हो जाए, फिर रुकती है शराब। मैं सिर्फ एक सिगरेट पीता हूँ ताकि जरा सा सुरूर मिल जाए, उसके बाद फिर कभी रुकती है वो सिगरेट? जो चीज गलत है उसकी थोड़ी सी चीज भी गलत हो। अगर हम इस्लाम के जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो हमारे मुआशरे में तो ये कहा जाता है कि तरबियत के लिए एक थप्पड़ बहुत जरूरी है। तो अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो हमारे यहाँ तरबियत इसी किस्म की होगी जैसी हम देख रहे हैं। सर जो ये लोग ये कह रहे हैं उनको बताइए कि 1450-1500 साल हो गए, अबू जहल मर चुका है, खुदारा उसको जिंदा ना रखें, जहालत का दौर जा चुका है। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको बताएं कि इसकी दलील लेके आए, दुनिया और आखिरत के कानून में दलील लेके आए
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा लेके आए, जो हमारे लिए हिदायत है वो बताएं मुझे। अगर आप मैन मेड कानून इस तरह के बनाते हैं तो आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर इंसान इतनी तरक्की के बाद इससे ज्यादा खतरनाक कभी नहीं हो जितना आज है। इतने ज्यादा जो है वो मजलूम कभी भी नहीं हुआ, इतना बड़ा मुजरिम कभी भी नहीं हुआ। आप तारीख उठा के देख ले, इतना बेरहम इंसान कभी भी नहीं था जितना आज है। कि केमिकल के नाम पे, बमों के नाम पे किस तरह वो एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब उसी का रिजल्ट है ना। तशद्दुद का रिजल्ट यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई, अग्री टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, आई डू अग्री विद यू। लेकिन अगर वही वाली बात करें, सर आपने कहा ना कि इस्लाही पिटाई बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमने इसी माशरे में देखा बहुत से लोग ना मोहब्बत में, और जाहिर है मजाकन बताते हैं कि हमारी तो बड़ी पिटाई हुई हैं, बट मेंटली वो सही लगते हैं। तो क्या जरूरी है कि जिसकी पिटाई हो उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो भी होगा, उसका मेंटल स्टेट वो अफेक्ट करेगा अच्छे या बुरे में, या बुरा ही असर होगा अगर बचपन में पिटाई हुई है? जैसे कहा जाता ना कि बच्चे की अगर पिटाई हुई है बचपन में तो उसको जो उसकी ज़हनी कैफियत है वो बदल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन और जब वो बड़ा होता है तो वो काफी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बट कभी अगर लकड़ी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दीमक लग जाए और आप बहुत अच्छा पेंट करेंगे, दरवाजा तो अच्छा ही लगता होगा ना बेटा, लेकिन क्या वो दीमक उस दरवाजे को नहीं खा रही होगी? क्या वो उसको मुतासिर नहीं कर रही होगी? तो अगर हम ये समझते हैं कि लेपा पोती से उसकी शख्सियत मजरू नहीं हुई है, वो आपको अच्छा लग रहा है ना, उसको एक दफा हमारे सामने जब बैठा है तो हमें पता लगता है ना कि वो जो उसकी शख्सियत दागदार हुई है, वो जो मजरू हुई है, वो जो उसका बचपन जो है वो खराब हुआ है, वो जो डेटा है वो वायरस है, वो जाता नहीं है जहन से। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालेंगे, जब वो वायरस हो जाएगा तो वायरस ही रहेगा, चाहे आप अच्छी अच्छी ऐप्स डाल भी लें, वो एक दिन आपको पता है आपका कंप्यूटर हैंग होता है, आपका फोन आपका हैंग होता है। तो ये जो मजरू होती है, उसकी शख्सियत मजरू होती है, उसका जहन मजरू होता है, उसका एतबार मजरू होता है, ये एक ना टाइम पे जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है, और उस वक्त आपको जाके पता लगता है कि ये रिफ्लेक्शन आज जो है वो आई है। वो आपको जो सामने से लग रहा होता है वो देखें फितरत के कानून के खिलाफ है ना। आप कह रहे मेरी गाड़ी पे डेंट लगा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, डेंट तो लगा है ना, वो कमजोर तो हुआ है ना। अगर आपके टांग के ऊपर मूछें आई है तो मूछ तो आई है ना, हड्डियां तो कमजोर हुई हैं, वो पता लग जाएगा जब आप थोड़ी सी उम्र आपकी बढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये क्या हुआ इसके साथ। बिल्कुल, तो ये हमारी खुशख्याली है। थैंक यू डॉक्टर इमरान यूसुफ, आपने वक्त निकाला। थैंक यू इमरान भाई सो मच, really appreciate your time on the show, like always it was very enlightening। आपके वक्त का, आपकी जो है वो गाइडलाइन का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे वक्त लेंगे। लेकिन यस, अभी इमरान भाई की बात सुनने के बाद ना शाजिब आई एम लिटिल डाउन, मतलब मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, लेकिन इट्स अ मॉर्निंग शो, वी हैव टू लाइक बक अप। उठबान कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ कोयटा और बलूचिस्तान के हवाले से, जहां पर शदीद बारिशें, सैलाबी हो गई हैं, वहां पे क्या सिचुएशन है। प्लीज टू स्टे विद अस। अभी इस वक्त के बाद आपको पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार इस खबर को लेके, जो कि बलूचिस्तान की और कोयटा के हवाले से है कि बेशतर अजला में जो है तूफानी बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हादसात, जानी माली नुकसान, और जिस तरीके से रोड्स और एरियाज अफेक्ट हुए हैं, शाहजेब बहुत ही, अगर जिस तरह फुटेजेस देख रहे हैं न्यूज में भी नजर आ रही है, वो बड़ी ज्यादा फिक्र। मुख्तलिफ इलाकों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसमें 3 बच्चे उस पानी के रले में बह गए हैं, जबकि बारिशों और सैलाब से 300 से जायद मकानात की छतें और दीवारें मुनहदम हो गई हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा को आफतज़दा करार देकर वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसके साथ साथ मीटिंग स्टेशन के दरमियान जो मुतासरा रेलवे ट्रैक है उसको बहाल अभी कर दिया गया है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं वहां पर कि जो रास्ते हैं उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक क्योंकि जो पानी का बहाव है माया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने वालों, घर वालों की खैरियत तलब करने के लिए, क्योंकि सिग्नल्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। अगर आप देख रहे हैं जब से बारिश शुरू हुई है, जब से पूरे पाकिस्तान में जो है वाईफाई बहुत अफेक्ट हुआ है, मोबाइल सिग्नल्स बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, और इन हालात में इमदादी कार्रवाइयां किस तरह हो रही हैं, उनको मदद किस तरह पहुंच रही है, इसी पे हमें मजीद जो है मालूमात हमने हासिल करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान PTMA असगर अली जमाली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। बलूचिस्तान में मजमूई सूरत हाल जरा अगर आप आगाह कर सके, क्या है, कितना नुकसान पहुंचा है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मानसून का सीजन चल रहा है पूरे थ्रू आउट द कंट्री में, तो
लेकिन जो आपका जो प्री मानसून का एक स्पेल आया था जो 13 जून से स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो चल रहा है, तो 13 जून से लेकर अब तक की जो टोटल कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं हमें बलूचिस्तान में थ्रू आउट दी प्रोविंस, तो वो 39 है। और उसके साथ साथ जो हमें इंजरीज रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन हमारी 47 के आसपास हैं। और उसके अलावा जो इनिशियल असेसमेंट की जा रही है, जहाँ जहाँ पे हमारी टीमें जा रही हैं और साथ में असेसमेंट भी करते जा रहे हैं, तो 632 जो हाउसेज हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसमें लाइव स्टॉक 416 के करीब लाइव स्टॉक हैं वो हैं। और 5 के करीब जो है हमारी जो है मेन आपकी जो ब्रिजेस थी, जिसमें किला सैफुल्ला, कोलू, बारखान, आपका जो है पशीन एरिया, इन एरियाज में जो 5 बड़ी जो हमारी मेजर ब्रिजेस थी वो टूट चुकी हैं। और उसके अलावा जो है हमारे 225 के करीब जो सोलर पैनल्स थे जो लोगों ने अपने लगाए होते थे वो डिस्टर्ब हुए, और 11 के करीब जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो गिर चुके हैं इस वक्त। जी अच्छा, मुझे ये जरूर बताइएगा एक तो कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं असगर साहब जो कि सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, और साथ में ये जरूर बताइए कि जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उसमें कितनी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि इमदादी कार्रवाइयां जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही, और जो इमदादी टीम्स हैं वो कोशिश कर रही हैं लेकिन उन इलाकों तक अभी पहुंची नहीं है, जहां पर बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं या फिर उनके घर मुनहदम हो गए। जी, जैसे कि आपको पता है कोलू बारखान डिस्ट्रिक्ट, कोलू बारखान जोब का एरिया है, आपका कोयटा डिस्ट्रिक्ट है, पशीन है, किला सैफुल्ला है, आपका कल्लात है, और कुछ सम पार्ट्स ऑफ द कच्ची डिस्ट्रिक्ट, बोलान डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऐसे एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासिर हुए हैं। और दूसरी बात रही रिलीफ की और रिस्पॉन्स एक्टिविटीज की, जाहिर की बात है इश्यूज ये हैं कि जहां जहां पे पानी खड़ा है, रोड नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इस वक्त काफी जगहों पर, तो वहाँ पे कुछ वहाँ उस एरियाज में हमें कहीं थोड़े से जो है चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि वहाँ पर हम अपनी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हैं, जो शेल्टर्स हैं या जो कैंप सिटी हमने इस्टेब्लिश करने हैं, वो हमें इस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि ड्यू टू जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इस वक्त रोड्स वगैरह हमारे, उसकी वजह से थोड़े से हमें इशू पेश आ रहे हैं। अच्छा असगर अली साहब, ये बताएं, मैं बड़ी माजरत चाहूंगी, हमने आपकी खैरियत नहीं तलब की, आप लोग ठीक हैं, आपकी तरफ सब खैरियत है, उधर सब सेफ है जहां पर आप हैं? बिकॉज इमदादी कार्रवाइयां करने में ज़ाहिर अफेक्ट तो आप लोग भी हो रहे होंगे, तो जरा अपनी खैरियत भी बताइएगा, और साथ साथ ये बताइएगा जो इन घरों को आपने बताया जिस तरह से जो घर हैं वो 632 घर डैमेज हुए हैं, उनको किस तरीके से उनकी हिफाजत के लिए अब क्या इकदाम हो रहे हैं? जी असगर साहब बताइए। जी शुक्रिया भाई, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, पूरी टीम हमारी पीडीएम बलूचिस्तान की और जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं सब भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ हैं। और रही बात जो हाउस डैमेजेस की और उनके जो रिहायशी जो लोग थे, तो उनको हमने मुख्तलिफ एरियाज में जो हैं जो हमारे सेफर एरियाज थे, सेफर प्लेसेस हमने ड्यूटी तो हमने कुछ को वहाँ पे शिफ्ट किया है, और कुछ को जो जहाँ पे पानी खड़ा था, जो मैदानी एरियाज जो इस वक्त खुश्क ड्राई एरियाज थे, वहाँ पे उनको जो है कैंप वगैरह टेंट सिटी लगा के उनको दे दिए। साथ में हमने अपनी टीम भी वहाँ पे डिप्लॉय हुई है जो उनको फूड एंड नॉन फूड आइटम भी प्रोवाइड कर रही है इस वक्त। जी अच्छा असगर साहब, ये जरूर बताइएगा कि पीटीएम में जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, हम देख रही हैं एक तो किस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं, और साथ में ये जरूर बताइएगा कोई रेस्क्यू एहलकार कुछ तो जख्मी नहीं हुआ या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, हमने मोस्टली हमें जो इशू था, हम जो अपनी रेस्क्यू की मशीनरी इस वक्त यूज कर रहे हैं अपने थ्रू आउट दी बलूचिस्तान में, और जो डी वाटरिंग पंप थे, जो वाटर सकर हैं, हमने वो यूटिलाइज किए। इस वक्त सबसे मेजर चैलेंज यही है कि लोगों घरों में और एरियाज में जो पानी इस वक्त जो वाटर स्टक है उसको जो है कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ कल इमरजेंसी बेसिस पे हमने मजीद 10 डी वाटरिंग पंप्स मशीनरी जो है वो प्रोक्योर किए हैं इमरजेंसी बेसिस पर, और उनको मुख्तलिफ साइट्स पे स्टेप वो जो है हमने डिप्लॉय किया है ताकि वो जो है मुख्तलिफ एरिया से पानी निकाल के वो उस एरिया को क्लियर करे। साथ में ये बताते चलें कि हमारे इसमें 2 रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो थोड़े से जो है जख्मी हुए हैं, डे बिफोर यस्टरडे वो ऑपरेशन में थे, तो वो जो है एक कोई एरिया था जहाँ पे कोई डैम वगैरह था, तो वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो उनकी जो है उनका जो पाँव स्लिप हुआ था, तो वो गिरे थे, तो थोड़ी सी उसको माइनर चोटें आई थी सर पे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज इन बेटर कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरफ से तमाम रेस्क्यू एहलकारों को ढेरों सलाम। बस इतना बता दीजिए कि मॉनसून का सीजन जो है अब तो सितंबर तक है असगर साहब, और आपने ही अभी फरमाया कि प्री मॉनसून के साथ ही ये तमाम बारिशें हैवी शुरू हो गई थी। आगे के लिए आप लोग कुछ प्रिपेयर्ड हैं? बिकॉज अभी तक तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बस ये जरा मुख्तसरन बताइएगा। जी बिल्कुल, एज यूजुअल हमने जो है अभी कल भी अपनी एक स्टेक होल्डर के साथ इमरजेंसी बेस पे जो है मीटिंग कॉल की, और जितने जो हमारे रिलेवेंट स्टेक होल्डर थे, लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपका पीएचई हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बता दिया है कि भाई जहाँ जहाँ पे आपकी मशीनरीज हैं, ये स्पॉट हैं जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज हैं, वहाँ पे अपनी मशीनरी अभी आप खुद डिप्लॉय कर दें। और हमने अपनी मशीनरी भी अभी जो है नेक्स्ट वहीं पे हमने अपने जो है रिस्पॉन्स सेंटर बना रहे हैं और वहीं पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि खुदा न खास्ता इस तरह के कोई चैलेंजेस हमें मीट होता है तो हम उससे कैसे निपटे। तो हम अपनी अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तमाम हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, बच्चों को, घरों को अल्लाह पाक सबके लिए हिफाजत वाले जो है वो इंतजामात हो। छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया शाजी। वो वक्त याद है जब हम रोज कोई ना कोई ऐसी खबर देते थे कि शाजी माहौल बहुत गर्मी हो रही है, और अब मौसम की वजह से हम इतना हमारी महंगाई और इन्फ्लेशन है हमारे ऊपर आके जो है वो बम गिरा है कि वो सियासी माहौल जो गर्मी चल रही थी थोड़े दिनों के लिए इग्नोर हुई, लेकिन अब फिर जो है वो एक नया रुख तैयार हो गया। बिल्कुल, वो भी हो रही है और हम जिक्र करेंगे आगे, क्योंकि माया ने जो जिक्र किया ना, ये हमें बड़ा अच्छा याद कराया कि पॉलिटिकल मामला आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें हमें बात करना जरूरी है और तज्जियाकार से बात करना ही बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपकी मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात कराते हैं और कुछ ऐसी शख्सियात से मुलाकात कराते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए माया बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती हैं, और ला तादाद लोग उनको सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनकी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं और उसका वो सामना कर रहे होते हैं, तो उनको एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, उनको एक रास्ता, खुला आसमान नजर आता है उड़ने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसे जो इंस्पिरेशनल लोग हैं उनको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएं ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सकें, जिंदगी में आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है आप राबेल पीरजादा की बात कर रहे हैं जो कि इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं और इस वक्त हमारे 92 के इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक हादसे ने राबेल की जो है वो बसारत छीन ली, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। बात तो यही है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ती है और फिर रब भी आपका जो है वो साथ देता है। हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं जिंदगियों को किस तरह बदल हैं, कैसे लोगों की जिंदगी में उन्होंने जो है वो इंस्पिरेशन बनकर लोगों की जो है रहनुमाई फरमाई, कैसे अपने हालात का मुकाबला करें। तो हम मुलाकात करते हैं, राबेल पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। राबेल अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम एवरीवन। कैसी हैं आप राबेल? अल्हम्दुलिल्लाह A1। आप कैसे हैं? आपको देख के हम दोनों भी A1 हो गए। हम A1 हो चुके हैं, बिल्कुल हम A+1 हो गए हैं। राबेल, मुझे ये बताएं कि ये कहानी हम आपकी वैसे तो पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं और लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो बताइएगा कि बिनाई कैसे चली गई, क्या हुआ था? बहुत ही सिंपल सा था कि मतलब मेरा ताल्लुक जो है वो मुल्तान शहर से है और हम वहाँ पे मखदूम फैमिली से हैं, हमारी अपनी दरबार वगैरह भी है। तो मैं बहुत एक शाइनी स्टूडेंट थी, वो स्टूडेंट जिसने कभी भी सेकंड पोजीशन भी हासिल नहीं की थी, शरारतों में माहिर, हर चीज़ में माहिर। और एक दफ़ा मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके कॉलेज गई और सामने जो है पिलर था सीमेंट का, उसके ऊपर वाइट कलर की जो है ना वो रोशनी लाइट थी ना, तो जैसे सूरज की रोशनी उस पर पड़ी मुझे नज़र नहीं आया और मैं कह रही थी अपने साथ फ्रेंड को कि सामने देखना कि सीमेंट का पोल है, आपके सर पे ना लग जाए। वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे गई और हम तेज़ी से आ रहे थे, मैं ज़ोर से वहाँ पे हिट हुई। बस इतनी सी देर थी और माथे पे चोट आई, नाक पे आई, घुटने पे आई, ब्लीडिंग नहीं हुई, थोड़ी देर बाद नज़र नहीं आया और उसके बाद बस ख़त्म। या मेरे अल्लाह राबेल, अरे मेरी जान, दूसरों को बचाने के चक्कर में
लेकिन अल्लाह ने यही सफर रखा था। और आप तो मेरे बाबे के शहर से हैं, तो आप मेरे लिए तो और भी अब कनेक्शन हमारा तो एक वो कहते हैं ना जिले मिल गए हमारे तो। लेकिन कैसे फिर खुद को इन हालात से, जब वो एक झटका आया, एक एक्सीडेंट हुआ, कैसे रिकवर करना शुरू किया, कैसे रियलाइज, कैसे रजिस्टर किया, कैसे एक्सेप्ट किया? होता है, मैं मतलब एक दो चीजें होती है लाइफ में, डू और डाई। या तो आप जिंदगी में कुछ कर जाएं, या फिर आप बेचारे बन के एक कोने में बैठ जाएं, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अल्लाह ताला ने पहले मसले का हल रखा होता है और फिर मसला भेजा होता है। तो जब मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि मेरा ताल्लुक पीर फैमिली से था, मखदूम फैमिली से था, तो मेरी फैमिली ने मुझे ये सिखाया कि अब आपको नजर नहीं आ रहा, आप अल्लाह के शुक्राने के नफर अदा करें। तो उस वक्त थोड़ा सा पिंच हुआ। एक 12 साल की बच्ची को आप ये कह रहे हैं कि जब आपको नजर नहीं आ रहा, आप शुक्राने के नफर अदा करें। लेकिन मैंने फिर भी नानों के कहने पे पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जब मैंने एक जगह पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तू रोज के 2 रकात शुक्राने के नफर अदा कर, मैं तुझे कभी भी कोई खुशखबरी दिए बगैर नहीं सुलाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के उसी बरकत नाम से, कुरान मजीद से, रोज़ों से, मैंने जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ, मैं हर जुम्मे रोज़ा रखती हूँ। और शुक्राने के नफल से आज मैं इस मकाम पे हूँ। मेरा प्रोफाइल 220 मुल्कों में चलता है। आई एम कराटे चैंपियन ऑल्सो। मैंने बिगन हाउस में भी काम किया और इस टाइम मैं पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। क्या बात है, दूसरा जिला मिल गया भाई। बीकन हाउस, ये यहाँ पे बीकन हाउस की स्टूडेंट भी है, दूसरा जिला मिल गया भाई। तो मैं राबेल इसी तरफ आ रहा था कि ये तो आपकी कहानी है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और उनकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं। जरा इस हवाले से भी हमें बताइएगा प्लीज। वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा इदारा जो है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस 1988 से नाबीना बच्चों के लिए काम कर रहा है। यानी कि हम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में ब्लाइंड बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुकिंग हो गया, लाइवलीहुड, बच्चों की जॉब्स लगवाना, इवन टू इवन खुद की लाइफ में हमने इंडिपेंडेंट करना हमारा मेन मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमने गवर्नमेंट को जो है 19 IT लैब जो है एस्टेब्लिश करके दिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल लाइन्स क्लब में भी हूँ और मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए आपको किसी की आंखों से नमी मिटा के मुस्कुराहट लाना चाहिए। तो इसी बेस पे मेरी कोशिश होती है कि जो साइकिक लोग हैं उनकी लाइफ में भी एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया जाए। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल काउंसलर भी हूँ और मेरा काम यही है कि लोगों को ये बताना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और जिंदगी इन चैलेंजेस जो है ना, ये चैलेंजेस पहले ना शो में हम जिक्र कर रहे थे बारिशों का, तबाही का, तो हम थोड़े डाउन हो गए थे, लेकिन आपके आने के बाद हमारे चेहरों पर ही मुस्कुराहट आ गई है। So true, so true. Thank you. अच्छा राबेल, किस चीज के बारे में सोचकर, चाहे वो दुख के हों या शुक्र के हों, आंसू आ जाते हैं? किस चीज के बारे में सोच के आंसू आ जाते हैं? आंसू मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको लगता है कि आप में इतना, मतलब आपको अगर अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत भरोसा है ना, तो आप दुनिया को कभी भी अपने आंसू मत दिखाएं। बल्कि कहते हैं, मेरी मदर कहती थी, जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहां चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे जमाना। तो लोगों के सामने तो कभी भी इस तरह से शो नहीं किया, बल्कि चैलेंजेस मुझे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। हाँ, बट ये है कि जहां पे मुझे लगता है कि मैं बेबस हूँ और मेरे आंसू सिर्फ सजदे में जो हैं वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह ही है जो आपका सुनने वाला भी है और आपको मजीद मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और आपकी मुश्किलात भी आसान करता है। बेशक बेशक। अपनी चाहें तो एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहें, कैसे कंप्लीट की, उसके बाद जिस तरह, जब ऑब्वियसली फिर 12 साल की बच्ची के बाद थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा एडजस्टमेंट, किस तरीके से अपनी जो है वो पढ़ाई आप मुकम्मल कर सकें राबेल?
वेल बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊंगी कि जाहिर सी बात है, मैं एक शाइनी स्टूडेंट थी और जिस स्कूल में मैं थी तो वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन भी नहीं ली थी, लेकिन एट 11th आज जब नहीं नज़र आ रहा था और डॉक्टर्स कहते थे मेरी आई साइट 6/6 है और जो न्यूरो फिजिशियन कहते थे कि अगर राबिल के पास दिमाग की कमज़ोरी है तो फिर हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से जो है ना लफ्ज़ों को उल्टा कर लेती थी। पूरी जो बात होती थी किसी से करनी है तो मैं लफ्ज़ों को उल्टा कर लेती थी, मुख्तलिफ ज़बानों में चेंज कर लेती थी। तो उसका नतीजा मुझे ये निकला कि स्कूल में मेरी परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो गई। तो आखिर मैंने डिसाइड होके 3 महीने के लिए सिर्फ स्कूल छोड़ा, लेकिन इस दौरान भी मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इंग्लैंड से मेरी टीचर आई थी, टीचर इत्तका खदीजा, उन्होंने ये कहा था जब हम देख नहीं सकते हमारे हाथ देखते हैं, तो तब उन्होंने मुझे फैशन डिज़ाइनर बनाया, मुझे हाथ के पपेट बनाने सिखाए, मिट्टी के बर्तन सिखाए, मैं पेंटिंग करना जानती हूँ, इसके अलावा मैं मतलब सिलाई कढ़ाई जानती हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें अपने इदारे के साथ मिलके ऑल ओवर द कंट्री में सर्व करती हूँ। साथ ही साथ में मैंने कुकिंग सीखी, कंप्यूटर कोर्सेज सीखे और फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। जिस इदारे में मैं एज एन चीफ कोऑर्डिनेटर बैठी हूँ वहाँ पे हमारी चीफ ऑफिसर होती थी मिसेस साइमा नियाज, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो आप जैसे अच्छे लोग जो होते हैं जो टीवी पे हमें लेके आते हैं ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में अवेयरनेस ला सकें, तो इस तरह वो भी एक दफ़ा एक चैनल पे आई और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो भी ब्लाइंड बच्चे हैं खुदारा उसको मेरे पास लेके आए, उसकी ज़िंदगी को बनाना मेरा काम है। तो 8th क्लास से लेके मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस एमफिल लिंग्विस्टिक्स तक मेरी सारी स्टडी जो है इसी इदारे ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस। खाना कैसा बनाती हैं राबिल? 3 साल कामयाब मैंने जो है वो जॉब। मतलब की बात पूछ लूं, खाना कैसा बनाती हैं आप? आप आ जाएं, आपको खिला के टेस्ट करवा देती हूँ। बस डन हो गया। खिलाइएगा, जरूर खिलाइएगा। आखिर में राबिल कुछ कहना चाहती हैं तमाम नाबीना बच्चों को या उन बच्चों को जो सब आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल, मैं उनको यही कहूंगी कि जिंदगी जो है ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपको चैलेंजेस जो है ना ये कभी भी आपको रोकते नहीं है। चैलेंजेस इसलिए अल्लाह मियां आपके सामने लेके आते हैं, अल्लाह मियां आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने आप चैलेंजेस को फेस करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ राबिल पीरजादा मौजूद थी और उनकी सारी बातें सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। यकीनी तौर पर आप सब लोग जो उनको सुन रहे थे आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच राबिल। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। विकेट कीपर और बैटर जुल्करैन हैदर इन दिनों जो है वो मैदे के खतरनाक बीमारी में जो है वो मुब्तला है और वो रेस्ट पर हैं। डॉक्टर्स जो उनको रेस्ट के लिए खासतौर पर कहा, क्रिकेटर ऑपरेशन के बाद जो है वो कमजोरी का शिकार नहीं है, जबकि चलने फिरने से भी वो कासर हैं, तो ये काफ़ी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। जबकि मजीद इलाज के लिए मायों को उनको पैसों की ज़रूरत भी है और जुल्करैन पुरुमीद है लेकिन कि इंशाल्लाह उनका जो पीसीबी है वो उनके लिए कुछ मेडिकल अखराजात उठाएगा और उनकी मदद भी करेगा। इस हवाले से उनकी जो फैमिली, उन्होंने जुल्करैन को एक खेल से वाबस्ता कोई भी जॉब मुस्तकिल देने का भी मुतालबा किया है ताकि मुस्तकिल उनका काम एक चलता रहे। आखिर उन्हें हुआ क्या है, ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। हमने उनसे रब्ता भी किया है। जुल्करैन ही हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करैन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। तबीयत कैसी है अभी आपकी? यार ऑपरेशन हुआ है, बहुत दर्द है, पेन है टांकों में भी और वो जख्म में भी। बिल्कुल, हम आपकी तकलीफ इस वक्त देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आप बहुत इस वक्त तकलीफ में हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और ये मैदे की तकलीफ यकीनी तौर पर जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपका जो ऑपरेशन हुआ है वो क्या हुआ है, थोड़ा सा हमें हमारे साथ स्टोरी शेयर करेंगे आप? आप बात कर पाएंगे जुल्करैन भाई? आपसे बोला जाएगा? जी बात करता हूँ। मैं ओमान में एक टूर्नामेंट खेल रहा था, खेलने गया था। उसके बाद मैंने दुबई जाना था, उसके बाद मैंने सऊदीया जाना था। तो दुबई जाने से पहले बस रात को एकदम मेरे मैदे में दर्द शुरू हुई, उसमें हल्की सी पहले इन्फेक्शन थी। तो रात को बासी खाना खाया मैंने, फिश बिरयानी, तो वो अंदर जाके इन्फेक्शन कर गई, तो उसने जाके अंदर ब्लॉक कर दिया सारा। तो वो
सारी रात फिर जो है बड़ी पेन हुई, फिर मैं एमरजेंसी हॉस्पिटल गया। उन्होंने हल्का सा ट्रीटमेंट किया, लेकिन उन्होंने कहा आपको इधर से बड़ा एक्सपेंसिव ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 8-10 लाख आपका इधर लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ से आप ऑपरेशन करवाएं एज सून एज पॉसिबल, वरना ये डेंजरस हो जाएगा, तेज़ाब आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो उसी वक्त फिर मैंने कराची की टिकट मुझे मिली, वो कराची गया, 6 घंटे कराची मैंने गुजारे, फिर उसके बाद लाहौर आया। यहाँ जाके सीधा डायरेक्ट मैं जाके हॉस्पिटल में मैंने ICU में जाके चेक कराया, उन्होंने ऑपरेशन रेफ़र कर दिया, फिर ऑपरेशन हो गया मैदे का। अल्लाह अल्लाह। अभी आपकी हालत, अभी आपने कहा ऑपरेशन आपका हो चुका है, खर्चा मज़ीद अभी कितना है जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते? और PCB हुकाम ने, PCB बोर्ड ने कोई किस तरह का कोई राब्ता या आपका कोई कम्युनिकेशन ज़ुल्करनैन भाई? मेरा जी 2-3 लाख रुपए लग चुका है। तो रमीज राजा साहब ने जो है बड़ा ताउन किया, उन्होंने पूरी टीम भेजी बोर्ड की हॉस्पिटल मेरे, उन्होंने पूरा सर्वे किया, उन्होंने कहा पूरी तसल्ली दी मेरी पूरी फैमिली को कि हमसे जितना होगा हम करेंगे। उन्होंने सारे बिल्स वगैरह हॉस्पिटल के अपने लिए और वो कैबिनेट के सामने उन्होंने रखने, जैसी अप्रूवल होगी वो इंशाल्लाह वो मुझे दे देंगे। इंशाल्लाह आपका ये अप्रूवल हो जाए। लेकिन ज़ुल्करनैन भाई मुझे ये ज़रूर बताइएगा, जो आपके साथी खिलाड़ी, आपके एक्स कुलीग्स जो आपके साथ क्रिकेट खेलते रहे मैदान में और आप उनके साथ अपने मैचेस खेलते रहे मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में, क्या उनकी जानब से आपसे रब्ता किया गया? कोई आपके इस वक्त कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है कोई आपकी? मुझे सर पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटरों का मुझे मैसेज आया है रिगार्डिंग मुझे ब्लेसिंग्स के लिए। और शायद अफरीदी फाउंडेशन का भी मैसेज आया है कि अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड मेरी हेल्प कर रहा है। और चीफा साहब ने भी कहा है कि PCB को चाहिए कि वो हेल्प करे, ईदी साहब ने भी कहा है, तो सब कह रहे हैं कि सब खड़े हैं मेरे साथ, पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अभी कितने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आपको रब्ता किया और आप जो है ना उनको रिगार्ड भी कर रहे हैं, आप रजिस्टर भी कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे रब्ता किया है और सब लोग जो है दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए ज़ुल्करनैन भाई, अभी क्या इलाज में पैसों की कमी की वजह से आपका ब्रेक आया है इलाज में, या अभी आपको ब्रेक लेना है अभी ट्रीटमेंट में, और कितनी ज़रूरत है आपको? जी भाई। मेरे पास तो जितने थे मैंने लगाए, उसके बाद अभी थोड़ा सा डॉक्टर्स ने कहा कि आप घर जाएं, बस ऑपरेशन तो हो गया, तो अभी आप 1-2 हफ्ते आपको रिकवर होने में लगेंगे, ये टांके और सारा आपका ज़ख्म। तो आप लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 2-3 दिन 5 दिन के लिए जाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि घर में मेरी लुक आफ्टर वैसे नहीं हो सकती जिस तरह हॉस्पिटल में होती है, जैसे एक नर्सिंग। आपके घर में ख्याल करने वाला कौन है? हाँ, घर में कौन कौन है आपके साथ? मेरी तो वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो लेकिन उस तरह की लुक आफ्टर आप तो नहीं कर सकते जैसे हॉस्पिटल में एक सिस्टर्स होती हैं या नर्सेज होती हैं, बिल्कुल, या डॉक्टर होते हैं, वो आपको 24 घंटे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। अच्छा ज़ुल्करनैन भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, अभी आपने बताया कि एक ऑपरेशन आपका हो चुका है और उसके बाद आपको डॉक्टर्स ने घर भेजा है, क्या अभी आपका इलाज मजीद भी होना है? डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि आप इसके बाद रिकवर कर जाएंगे और आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, या इसके बाद फिर कोई और ट्रीटमेंट भी होना है? नहीं जी, उन्होंने कहा रिकवर तो हो जाएगा 2 वीक के अंदर, 2-3 वीक के अंदर, लेकिन ये ऐसी इंजरीज होती हैं जैसे जो इन्फेक्शंस की होती हैं, ये इन्फेक्शन कभी भी दोबारा भी हो सकता है, वायरस इन्फेक्ट हो सकता है। कभी भी। अल्लाह आपको सेहत दे। ज़ुल्करनैन भाई प्लीज़ हमें बताइएगा अगर हम कभी भी
आपकी आवाज़ बनने की हम काबिलियत रखते हों तो ज़रूर हमें बताइएगा, और उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। आपका जी, और आपके बस आप चैनल जिस का तकलीफ में ना चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे लिया और मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं इंटरव्यू दूं, लेकिन मैंने बड़ी तकलीफ़ है इस वक्त मुझे, लेकिन फिर भी मैंने हम अंदाजा कर सकते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और प्लीज आराम हम करें। ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सारी बातें पीसीबी तक भी पहुंची हैं, हुकूमत वक्त तक भी पहुंची हैं, और आपको जरूर और न्यूज़ में चलेगी ये खबर। बिल्कुल हर किस्म का फैसिलिटेट जो है वो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनका तो मुतालबा है, ये हमारा भी मुतालबा है उन सब लोगों से, उन तमाम हुक्काम से, कि आपको जो भी परेशानी है, चाहे वो माली है या जिस भी किस्म की है, उसको दूर किया जाए। देखिए, मैं बड़ा खुद मुख्तार आदमी हूँ। मैं जितनी नीचे से क्रिकेट खेली ऊपर तक मैं खुद सेल्फ मेड बंदा हूँ। मैं सेल्फ मेड, ना मेरे पीछे किसी की हेल्प है, ना किसी की कोई। मैं खुद अपने बलबूते पे मैं स्टेप बाय स्टेप अपने मुल्क को मैं सर्व करते हुए इधर तक पहुँचा। वर्ल्ड कप अंडर 19 भी जिताया, अंडर 15 भी जिताया, पाकिस्तान ए भी जिताया, नेशनल टीम में भी जिताए। तो मैं सेल्फ मेड बंदा हूं। अभी तो बहुत कुछ जिताना है सुफियान भाई, अभी तो और भी जिताना है। अभी तो नौजवान क्रिकेटर्स को आपने विकेट कीपिंग की ट्रेनिंग देनी है, बहुत कुछ करना है। बस इंशाल्लाह आपकी तबीयत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, ये हमारी भी दुआएं हैं, हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। जुल्करनैन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया शो में। गॉड स्पीड, गॉड स्पीड। बिल्कुल, और आपकी तबीयत इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर होगी, हम ये उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। तो ये तो हमारे साथ मौजूद है जुल्करनैन भाई, क्रिकेटर हैं, और उनसे उनकी तबीयत तो कुछ नासाज है। पता है, मुझे बात नहीं की जा रही थी और मुझे इतना फील हो रहा था कि हम उनसे बात कर रहे हैं और ये था कि पता नहीं कहीं अनकंफर्टेबल ना हो रहे हो, बट उन्होंने हिम्मत की। थैंक यू सो मच भाई, पूरी फैमिली की लिए जी हमारे लिए दुआ, हमारी तरफ से दुआएं, और आप सबका शुक्रिया पूरी फैमिली का आपकी कि उन्होंने जो है वो आपने किया। थैंक यू। अल्लाह आपको जल्दी से सेहत याब करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के सियासी माहौल को भी जरा हेल्दी कर दे, सेहत याब करे, हमें जल्द शिफाए कामिला अता हो सियासी माहौल को। जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं थ्रेट्स हो रहे हैं, तो फिर तो दुआओं की जरूरत भी है सबको, है ना? नहीं, फिर वो उनकी एक हमारे ऑब्वियसली जो पीटीआई के रहनुमा है, उनकी बेटी का वीडियो भी आ गया कि मुझे पता नहीं है, इतने घंटे हो गए अपने वालिद साहब का कि वो कहाँ हैं, उनकी वेयर अबाउट्स क्या हैं। और इस तरह की सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टली बोलूं, न्यूज़ लग रही है जैसे कोई हम फिल्म्स देख रहे हैं। और दूसरी जाने कुछ मुज़ाकरात की ऑफर्स भी आ रही हैं। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का। अच्छा। उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि ग्रैंड डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी ये है कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। सियासी मसाइल का हल हम चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन की तारीख है वो देना लाजमी। अगर आप वो दे देते हैं तो फिर हम ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो ये मामला क्या चल रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। सियासी मामला पर हमें ज्वाइन किया तज्जियाकार अदनान आदो ने उनसे। अदनान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग अदनान साहब। अदनान साहब, ये हो क्या रहा है? गिरफ्तारियां होती हैं, किसी को छोड़ दिया जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है, और ग्रैंड डायलॉग की बातें भी हो रही हैं। कुछ जरा सियासी मामला क्या चल रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद आपको हम देख रहे हैं। होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द रेन्स। आप लोग भूल जाते हैं मुझे। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया अदनान सर? हम आपको नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये तो आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर सियासी ऐसा है कि जो भी हुकूमत में आती है पार्टी, वो अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर मुकदमे। हलीम आदिल शेख बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं सिंध हुकूमत पे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो उनके ऊपर एक करप्शन का मुकदमा बनाया हुआ है कि उन्होंने कोई सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवा ली थी। एंटी करप्शन का मुकदमा है, लेकिन लाहौर में उनको पुलिस की मदद से अरेस्ट किया गया, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया, उसको गैर कानूनी करार दे दिया और उनको रिहा कर दिया, बल्कि उनकी हिफाजती जमानत भी 18 जुलाई तक के लिए मंजूर कर ली। वो तो मामला अदलिया जो है वो बीच में अगर आ जाए तो कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है, वरना हमारी सियासी पार्टियां एक दूसरे को निशाना बनाती रहती हैं। इसी तरह कुछ मीडिया के लोगों को भी आपको पता है कि अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमे कायम किए गए हैं कि वो कुछ ऐसे इदारों पर तनकीद कर रहे हैं जो कानून के तहत उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज एक सहाफ़ी की अटक से जमानत मंजूर हो गई है और रिहाई का हुक्म हो गया है। तो अब देखना ये होगा कि कहीं और किसी मुकदमे
गिरफ्तार न कर लिया जाए, वरना वो रिहा हो जाएंगे और बकरीद अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ मना सकेंगे। तो ये तो हमारा सियासी कल्चर है, हर पार्टी अपने मुखालफिन को दबाती है, कुछ हम में बर्दाश्त कम है। तनकीद तो जमहूरी माशरे में होती है, हर अमेरिका में भी तनकीद होती है, बरतानिया में। अच्छा, ये तो हमारा सियासी कल्चर है अदनान साहब, लेकिन सियासी कल्चर के साथ साथ जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, और क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पीटीआई अपनी मुखालिफ जमातों से मुज़ाकरात करने जा रही है? देखिए, पसे पर्दा सियासत में दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉलिसी, एक होती है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग ये कि आप आवाम में एक बयानिया देते हैं कि ये फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ बातचीत करते रहते हैं, अपने फेवर में बात। और जो पॉलिसी होती है उसमें आप लचक रखते हैं, आप पसे पर्दा बातचीत भी करते हैं, तो कम्युनिकेशन तो होती रहती है, एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्टियां हों, सियासी मुखालफिन के दरमियान एक दूसरे से रब्ता रहता है। अमूमन शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर जो हैं वो पीटीआई की तरफ से बातचीत करते रहते हैं दूसरे लोगों से। तो हो सकता है कि कोई मैसेजेस, सिग्नल्स ऐसे आए हों। ये तैयार थे एक वक्त में जल्द इलेक्शन का ऐलान करने के लिए नून लीग वाले, लेकिन उनकी शर्त थी कि पीटीआई जो है वो इस्तीफे वापस ले ले और कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाए। उन्हें भी फेस सेविंग चाहिए, वो नहीं चाहते कि इस तरह से वो इलेक्शन में जाएं कि सारा माहौल उनके खिलाफ हो, तो उनको भी फेस सेविंग चाहिए और पीटीआई को भी चाहिए। जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो सारी बातें आपकी नहीं मानी जाती, कुछ दूसरे फरीक की मानी जाती हैं, कुछ आपकी मानी जाती हैं। अब भी अगर मुज़ाकरात होंगे तो उनकी शर्त यही होगी कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफा वापस लें, अपने अरकान को लेकर आएँ, फिर हम इलेक्शन का अनाउंस कर देते हैं। तो देखना होगा क्या इनके दरमियान इतना एतमाद है कि ये ऐसा कर सकेंगे। दूसरी बात ग्रैंड डायलॉग की जो है वो ये है, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि इस वक्त हुकूमत में है, जो बड़ी पार्टियां, वैसे तो 13 पार्टियों की हुकूमत है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो ये चाहेंगी कि जो नैब लॉ में तरमीम की गई है उसको ना छेड़ा जाए, और पीटीआई अगर उस पर मान जाती है तो उसके बयान अवाम में काफ़ी चोट लगेगी और झटका लगेगा। और पीटीआई ये चाहेगी कि ये जो गैर मुल्क पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज हैं, उनको जो वोट देने का हक है वो बहाल किया जाए। ये बात सूट नहीं करती अदनान सर, लेकिन साथ साथ इस तरह मुतालबा ये कर रहे हैं और सिचुएशन इस तरह चल रही है, तो पार्टियां पीटीआई से बात करने के लिए किस तरीके से तैयार होंगी? वो आपको लगता है कहीं वो कुशन, कहीं वो गैप जो है वो फेवर में जाएगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? जी देखिए, बात यह है कि दोनों को कुछ ना कुछ अपनी ग्राउंड लूज करनी पड़ेगी, कुछ बातें लचक दिखानी पड़ेंगी नून लीग और पीपल्स पार्टी को, कुछ लचक दिखानी पड़ेगी पीटीआई को। अगर ना तो आपकी ना मेरी, मतलब वो वाली सिचुएशन, हाँ, बातें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ इनकी माननी पड़ेंगी, तब तो ये बात मुमकिन है। लेकिन इलेक्शन जब करीब हो तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को स्पेस दें, क्योंकि उससे उनको ये खतरा होता है कि इलेक्शन में उनके बयानिया कमजोर हो जाएगा और उनके वोट टूट जाएंगे, उनकी सपोर्ट बेस मुतासिर होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड डायलॉग किस्म की कोई चीज़ जो है वो इस वक्त मुमकिन है, जबकि लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, चाहे इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में। तो अलबत्ता इतनी बात तो ज़रूर हो सकती है कि जल्द इलेक्शन के ऊपर राजी हो जाएं दोनों फरीक, हुकूमत और अपोजिशन, और वो इस शर्त पे कि ये लोग असम्बली से इस्तीफे वापस ले लें। तो क्या इमरान खान ये बात कबूल कर लेंगे? क्योंकि उनका जो एक बयानिया रहा है, क्या वो असम्बलियों को लेजिटिमेसी देना चाहेंगे? उससे उनको सियासी नुकसान तो नहीं होगा। ये सब बातें, और वैसे भी अदनान साहब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, एक महंगाई की लहर भी है, दीगर कई मसाइल हैं जिसका हुकूमत को सामना है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी ये कोशिश करेगी कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, या वो कहेंगे नहीं हम वक्त पर ही इलेक्शंस करवाएंगे? इस वक्त पीटीआई जो मर्जी कहती रहे। हुकूमत का मुफाद तो नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो, क्योंकि महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है, 30-40% तो महंगाई है। ऑफिशियली तो कम है, 30-22% है, लेकिन अनऑफिशियली तो बहुत ज्यादा है। मगर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में जाना पड़े तो इनका कुछ बयानिया बन सके। मसलन पंजाब में 100 यूनिट तक के जो लोग चलाते हैं उनको रिलीफ दिया गया है कि बिल हुकूमत अदा कर देगी उनका, पंजाब हुकूमत, उस पर तकरीबन 100 अरब रुपए खर्च होंगे या 10 अरब रुपए महीना खर्च होगा। दूसरी तरफ IMF को गारंटी भी दे रहे हैं कि हम सरप्लस दिखाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो मुतजाद बातें हैं।
इसी तरह लेकिन नासिर, मुल्क में अचानक से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, आप क्या समझते हैं इन करंट सिनेरियो में क्या हालात नजर आते हैं? हाउ विल इट इम्पैक्ट आपकी नजर में? देखिए, तलखी तो बहुत ज्यादा हो गई है, तलखी बहुत ज्यादा हो गई है। पोलराइजेशन और तकसीम तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, अब ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद होने की वजह से और ज़्यादा तलखी हो गई है। इस सूरत हाल में जबकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, एक ही सूरत नज़र आती है इस सारी मुसीबत से निकलने की, आला अदलिया इंटरवीन करे, मुदाखलत करे और कोई इस तरह का रिलीफ मुहैया करे, कानून की ऐसी इंटरप्रिटेशन करे कि माहौल कूल डाउन हो। जैसे कि आपने देखा पंजाब में हालात बहुत ख़राब हो गए थे, आईनी तौर पर एक बहरान पैदा हो गया था, दो इजलास हो रहे थे असम्बली के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब मुदाखलत की और एक उन्होंने ऐसा फैसला दे दिया जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल था, चाहे वो स्ट्रिक्टली आइन और कानून की तशरीह जो है उसमें बाद लोगों को उससे इख्तलाफ है, जैसे कि सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने भी कहा, लेकिन बहरहाल दोनों फरीकों ने उसे तस्लीम कर लिया कि एक मखसूस मुद्दत तक 22 जुलाई तक हमजा जो आला रहें, उसके बाद नया इलेक्शन हो जाए। तो ये जो ज़िमनी इंतखाब है इस वक्त तक तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुकद्दर रहेगी और तलखी रहेगी, क्योंकि जो इलेक्शन करीब आते हैं पार्टियों का जो अग्रेसिवनेस है या जारहानापन है एक दूसरे बस एहसन तरीका रहे, गुफ्तगू में शाइस्तगी रहे, इज्जत रहे, पर्दा रहे यार, बस यही देखने का जो बातें हो रही है ना, जैसे कि अदनान साहब कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये तलखियां बढ़ जाती हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, यही हम सब कुछ देख रहे हैं। तो कोई पता नहीं इलेक्शंस की तारीख कब आ जाए और क्या हो जाए। थैंक यू वेरी मच अदनान अल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस पूरे सियासी माहौल पर आपने तज्जिया दिया तो ताकि हम समझ सकें। और हम उनको नहीं भूले, हम उनको बिल्कुल नहीं भूले, हम उनको याद रखेंगे अगले प्रोग्राम से भी, आने वाले प्रोग्राम से भी, और आप अदनान अल साहब का तज्जिया सुनते रहेंगे। मंडी चलते हैं, मंडी, लेकिन इस वक्त के बाद प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, वादे के मुताबिक आप एक बार फिर हमारे साथ भी हैं और हम आपको लेकर भी जा रहे हैं मंडी। क्या ख्याल है शाहज़ेब? बिल्कुल, मंडियों में हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी बहुत बढ़ती जा रही है, और क्यों ना बढ़े, क्योंकि अब ईद बहुत ही करीब आ गई है ना, मतलब 3 दिन तो वो टाइम है ना कि बस घरों से लोग निकल रहे हैं फैमिलीज के साथ और मंडी का रुख कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बारिशें जो होंगी ना इससे काम बड़ा खराब किया। आई विल स्टॉप यू हियर, भाई ना निकले, कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, प्लीज बहुत ख्याल रखें, जब तक जरूरी ना हो, जब तक गैर जरूरी घरों से निकलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मंडी जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी फैलती जा रही हैं कि शायद मंडी गिर गई है और बारिशें जो हुई हैं उससे सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या खबरें सामने आ रही हैं, इसी पर हमने बात करने के लिए राब्ता किया है। मवेशी मंडी आसिफ सैयद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या लोग मंडी जा सकते हैं, क्या वहां पर हालात ऐसे हैं कि खरीदारी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, आपको भी बहुत बहुत। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंडियों की क्या सूरत हाल है इस वक्त, लोग मंडियों का रुख कर सकते हैं, हालात ऐसे हैं या बारिश की वजह से सब कुछ जो है वो पानी में बह गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बारिशें हुई थी, बहुत ज़बरदस्त हुई, कल रात में भी 3-4 स्पेल बहुत ज़बरदस्त आए थे बारिश के, लेकिन हमने सूरत हाल को कंट्रोल रखा हुआ था। पहले दिन से पंप लगे हुए थे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, और वाटर बोर्ड वालों से भी पंपिंग मशीनें हमने मंगवाई थी जो पानी सेट करने वाली उनके टैंकर्स होते हैं, उसके ज़रिए पानी निकाला गया, पूरी रात लग के निकाला गया, परसों भी और कल रात को भी। और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि लोग आराम से आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और भरपूर ख़रीदारी हो रही है इस वक्त मार्केट में। तो इसका मतलब है जनाब के मंडी की जो कीमतें गिरने के हवाले से ही ये खबर बिल्कुल झूठी है, क्योंकि रेट में अक्सर लोगों ने कहा कि बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से रेट्स में जो है वो कमी आई है। कुछ आया है फर्क थोड़ा सा कहीं कुछ थोड़ा? जी हाँ, बारिश जब बहुत तेज़ हुई है उसके बाद काफ़ी फ़र्क आया कीमतों में, और बकरों में की कीमतों में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी ख़ास तौर पे, उनमें अच्छा खासा फ़र्क आया है, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद को जब उनको पता चला है कि भाई कीमतों में कमी हुई है तो लोग बहुत तेज़ी से आना शुरू हुए हैं, और इस वक्त सुबह सवेरे से लोग आना शुरू हो गए।
गाय बैल और ऊँटों की जैसे कि आप कीमतों में शेयर भी कर सकते हैं कुछ काफी प्राइसेस हद का तक कमी हुई है। कंपैरिजन के कितने की थी और कितने की हो गए, फीसद कमी आ हाँ, गई है? कितना कुछ जरा रेट शेयर कर सकते हैं कि ज्यादा लोग आ जाए मंडी की तरफ? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 10 से 15% तकरीबन कमी हुई है। अगर कोई 2 लाख वाला जानवर था तो वो आप समझ लें कि वो 1.5 लाख का हो गया, 1.5 लाख वाला था तो वो 1 लाख में मिल रहा है। इस तरह से मतलब अब लोगों को 80,000 का भी यहाँ पे जानवर मिल रहा है। तो ऐसी कोई सूरत हाल अब नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे जानवर इस वक्त मिल रहे हों। महंगे जानवरों वाले जो स्टॉल थे वो तो तकरीबन अब ख़त्म ही हो चुके हैं। अब जो इकोनॉमी और जनरल ब्लॉक यानी कि 2 लाख के जानवर पे आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। आप लोग फर्ज तौर पर रुक कर ले सकते मंडियों का। थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं आसिफ साहब, इस वक्त मंडियों में या मंडी की जो हम खासतौर पर कराची की मंडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फिगर शेयर कर सकते हैं कि कितने जानवर अभी मौजूद हैं, उनकी तादाद कितनी है? लेकिन टोटल 4.5 लाख तकरीबन जानवर मंडी में आए थे और वो सिलसिला अभी तक जारी है। ईद के पहले दिन तक तकरीबन ये आते ही रहते हैं जानवर मुल्क भर से, और फ़रोख्त भी हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं और अभी बहुत बड़ी तादाद में जानवर मौजूद है। लोगों को ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जानवर ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा पिछले साल की तरह कि एक जानवर पर 6 ख़रीदार खड़े हुए थे। अभी भरपूर मंडी भरी हुई है, जानवर मौजूद है, बेफिक्र होके आए हैं और अच्छी तरह देखभाल करके देख के चेक करके बेफिक्र होके आसिफ भाई कैसे आए? क्योंकि हम करते रहे इस पे सेगमेंट्स के, लंपी स्किन डिजीज का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमने इससे मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी किए, जानने की कोशिश की क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं अगर कोई ऐसा जानवर खरीद लिया जाता है। फिर ये बताया गया कि वैक्सीन लग गई है। आप समझते हैं कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से जो गायें और बैल है इसकी मांग में इजाफा हुआ है, इसमें कमी आई है, और जो बकरे हैं उसकी मांग में इजाफा हो गया? लेकिन लिम्पी स्किन की वजह से लोग जाहिर बात है एहतियात तो कर ही रहे थे और इसमें इजाफा भी हुआ था क्योंकि गोश्त की कीमतें भी बढ़ी हुई थी, क्योंकि जानवर बहुत बड़ी तादाद में जब ये आई थी बीमारी मर रहे थे। और बकरों की कीमतें इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर थी क्योंकि गाय के लोग बच रहे थे। लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल मंडी में ऐसी नहीं है, इसीलिए हम सबको मशवरा ही देते हैं मंडी आएँ, दिन की रोशनी में आएँ, अच्छी तरह से चेक करें, जानवर के ऊपर हाथ फेर के भी चेक करें, क्योंकि बाज़ दाने ऐसे भी होते हैं जो खाल पे उभरे नहीं होते, वो अंदर होते हैं लेकिन खाल पे हाथ फेरने से महसूस हो जाते हैं अंदर। नहीं, बकरों की तादाद ज्यादा है बहुत मंडी में करके जानवर खरीदें। तादाद में है, बहुत अच्छी मतलब तादाद है, ऐसा नहीं है। पिछले साल तो एक दिन पहले ही तकरीबन बकरे ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कीमतें उनकी बहुत काफ़ी हद तक गिरी हैं उनकी। अच्छा, और इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है ईद कुर्बान में, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं गुज़िश्ता साल से, आप क्या समझते हैं कि जो खरीदारी हुई है वो मुकाबले में अगर पिछले साल से ज्यादा हुई है या कम हुई है? आखिरी दिनों में देखें, चाहे वो पिछला साल हो या ये वाला साल हो, आखिरी दिनों में ख़रीदारी बहुत तेज़ होती है क्योंकि यहाँ पे इस साल शुरू के दिनों में तो क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही थी और कीमतें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ख़रीदार शुरू में थोड़ा कम थे। लेकिन जिस तरह मंडी बढ़ती गई, जानवर आते गए, क्योंकि जानवरों की कीमतें जब कम होती हैं जब मंडी में भरपूर जानवर आ जाते हैं। फिर क्योंकि व्यापारियों को भी ये फिक्र होती है कि अगर हमारे जानवर बिके नहीं तो उनको वापस ले जाने पड़ेंगे और फिर उनको डबल किराया देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जो कसाब होते हैं शहर के उनको देना पड़ता है, वो फिर उनसे उस रेट में नहीं लेते जिस रेट में कुर्बानी करने वाला शख्स आके लेता है। तो इस हवाले से जानवर बहुत यही दुआ है थे ना कि आसिफ साहब के ऑब्वियसली बारिशों का सीजन अभी और भी है और 2-3 दिन रह गए हैं, अच्छे तरीके से लोग अपने जानवरों को देख भी सकें, मवेशी जो है वो भी कुछ कमा सकें अच्छा और खैर आफियत के साथ ये हो। डेफिनेटली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमें अपडेट भी किया। अब जरा बकरा ईद से ही मिली जुली एक जबरदस्त सी कोई न्यूज शाहजेब आप बस शेयर कर दें, मूड चेंज करें। और आप बिल्कुल मूड ऐसे चेंज करते हैं, आपको बताते हैं कि हम जब खवातीन की बात करते हैं तो खवातीन शाना बशाना मर्दों के हम मुख्तलिफ शोबों में देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही हैं और मेहनत से काम कर रही हैं, और कुछ ऐसे शोबे जहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि खवातीन आगे आएंगी, वहां पर भी अब आगे आकर और हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मतलब सरप्राइजिंगली, मतलब मैं खुद हैरान थी और मैं जब पढ़ा तो फिर मैंने दोबारा पढ़ा, फिर मैं शाहजेब से पूछा, शाहजेब फिर शाहरुख भाई से पूछा,
ऐसा ही? उन्होंने कहा जी जी ऐसा ही है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जनाब ऐसे ही एक आसान अल्फाज में बता देना क्या कर रही हैं वो। गुलाबी बकरे फरोख्त कर रही हैं। एक मतलब कह लें कि उनके पास एक अपनी मंडी है जहां पर वो ये गुलाबी बकरे फरोख्त कर रही हैं। देखिए वो किस तरीके से करती हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको ये क्यों शौक हुआ कि उनको ये मंडी के काम में आना चाहिए और जानवर फरोख्त करने चाहिए, इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके अब्बा, उनकी फैमिली, उनके सब लोग जो है वो उनका सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं और उनका जो है वो फुल जो है वो इस वक्त सबको कहती हैं हटो और बचो। अब करके बताओ ऐसा अगर किसी के अंदर 16 साल की उम्र से लाइफ स्टॉक का काम कर रही हैं। उनका हम तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सानिया मुनीफ और उनके वालिद हुमायूं मुनीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। मतलब क्या मतलब ये कैसे? गुलाबी बकरे जाना चाहते हैं। हाँ प्लीज। ये तो बिल्कुल बस शौक में स्टार्ट किया था जब मैं ओ लेवल में थी, उस वक्त स्टार्ट किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सेलिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की थी। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि अभी आप क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, आपकी उम्र कितनी है और जो ये बेसिकली काम है उसमें आपका क्या रोल होता है, आपका क्या किरदार होता है? मैं भी बैचलर्स के सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा मेनली होता है कि सारी मैनेजमेंट थ्रू आउट, क्या मैनेजमेंट पूरा एनिमल्स को देखना, उनकी बाइंग सेलिंग हर चीज़ देख रहती हूँ। सिर्फ एक कस्टमर डीलिंग जो होती है, कस्टमर से डायरेक्ट बात करें, इंट्रैक्शन, वो बाबा या फिर मैनेजर देख रहे होते हैं। फिर जब बिल्कुल डील फाइनलाइज पे होती है बार्गेनिंग, उस टाइम पे फिर मैं देखती हूँ। लेकिन इनिशियली जानवर से मोहब्बत है या किसी को देखकर इंस्पायर हुई थी? नहीं, दो बातें, जानवर से मोहब्बत है, बिजनेस से मोहब्बत है। नहीं, स्टार्ट तो बस शौक में किया था। शौक में किया था। तो शौक में सबसे पहले जब अपने वाले साथ शेयर किया बाबा से, तो किस तरह शेयर किया, कैसे? ये तो मैंने बहुत रैंडम बाबा को बताया था कि मुझे स्टार्ट करना है एनिमल्स का, ईद के बाद बताया था। तो फिर बाबा ने तो पहले कहा कि प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी। अच्छा हुमायूं साहब, आप जरा बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बेटे हैं वो अपने वालिद साहब के काम को आगे बढ़ाते हैं और उसी शोबे में ज्यादा जाते हुए हम नजर आते हैं पाकिस्तान में। अब बेटियां बहुत कम ऐसा होता है कि जो वालिद बिजनेस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रही हो या उसी किस्म का बिजनेस कर रहे हो, कहती नहीं हम पाकिस्तान में कुछ और करना चाहती हैं या वो मुख्तलिफ जॉब्स कर रही होती हैं। तो आपकी बेटी ने जब आपको बताया कि वो ये करना चाह रही हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे आपके, क्या कहा आपने? बेसिकली मैं जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था पढ़ाई करने। तो ऑब्वियस इतने साल वहाँ रहने के बाद जब आया तो वो जो एक रिवायती जो वालिद होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो बच्ची को बस पढ़ाओ लिखाओ शादी करो। पर जब मैं यहाँ आया मैंने इसको मतलब ये मेरा वैसे तो जानवरों को बचपन से मुझे शौक था। तो मेरी बेटी ने भी मुझे जब एक दफ़ा बताया कि बाबा मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, तो ये कि जाहिर सी बात है हमारी ज़मीनें भी थी, ये थी। फिर ये इसने शुरू में जो था वो मैंने फिर एक जो बहुत ही सिंह के मशहूर है गुलाबी बकरे, गुलाबी बकरों के स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इसकी फुटेज ना, सानिया की इतने क्यूट तरीके से मुर्गियों के साथ खड़ी हुई बीच में, बकरों के साथ भी खड़ी, इतनी क्यूट फुटेज है। आप प्लीज बात करें, मैं फुटेज देखती हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि इसने जब मुझे बताया फिर मैंने कहा बेटा छोटे काम करने से पहले कोई काम ऐसा करो जो किसी और ने ना की और अच्छी ब्रीड में काम करो। तो फिर हम लोगों ने उनसे फिर एक बकरा और 4 बकरियों से स्टार्ट किया था। फिर वो ब्रीडिंग होती रहेगी। फिर आस्ता आस्ता जितने इसके सर्कल में जो दोस्तें थी और हमारे रिश्तेदार, इससे शुरू किया था जो नवाब शाह की गुलाबी बकरे। जी गुलाबी बकरे नवाब। अच्छा। तो बस फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ता गया। 4 साल पहले शुरू किया था। लास्ट ईयर माशाल्लाह 650 बकरे तैयार किए और इस साल माशाल्लाह 700 हमने किए हैं। और अभी 3 दिन पहले जो है हमारे सब चले गए। जी सब चले गए। तो जरा मुझे सानिया बताएं, कोई अगर आपसे बकरा, अब तो खैर सब चले गए, अब चले गए तो क्या दुखी वाली बात है? नहीं मैं बड़ा इमोशनल सवाल कर रही हूँ, जब सारे चले गए तो क्या ऐसा फील हो रहा था? तभी तो अपने घर की कुर्बानी के आए हुए। अब तक जो मेरा कुर्बानी का मैंने खुद पूरा साल पाला था, तो वो फिर अब मतलब इमोशनल हो जाता है ना, मतलब वही मैं कह रही हूँ। बकरे भी आपको रिकग्नाइज करते हैं कि जब मैं फार्म पे जाती हूँ विजिट करने तो वो सारे जो दरवाजे पे आए हुए होते हैं लाइक, तो वो पहचानते हैं ना कि इसमें 3-4 जो बेसिकली ये तो कुर्बानी के हवाले, खातून ने मुझे भेज दिया, ये नहीं कहा उन्हें क्या इसने मुझे पाला और इसी ने भेज दिया मुझे। बेसिकली ये तो देखें कारोबार के हवाले से कुर्बानी के, पर जो इनका शौक है, जो शौक है उसमें तकरीबन इनकी 30-35 बकरियां हैं। अच्छा। और 5 ऐसे बड़े ब्रीडर हैं जो पूरा साल हमारे पास रहते हैं। सेलिंग के नहीं, वो सेलिंग के नहीं। अच्छा, क्योंकि आप तालिब इल्म भी हैं बिजनेस की, तो इस हवाले से आपने क्या प्लान किया? जो एक रिवायती अंदाज है बकरे बेचने का, आपने वही अपनाया ये? क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, डिजिटल मीडिया पर सेलिंग शुरू हो गई है, तो आपने भी कोई इस तरह के तरीके अपनाए, कोई बाकायदा प्लानिंग की है कि हम इस तरीके से फरोख्त कर सकते हैं जानवर? हम लोगों को तो पहले ऑनलाइन वो करना पड़ता था, लाइक फार्म्स को सेल करना पड़ता था, क्योंकि मंडी जाना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है।
लास्ट ईयर से कोविड की वजह से ये हुआ था कि फिर ऑनलाइन सेलिंग का थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, तो इस दफा भी हमने मेजॉरिटी जो ऑनलाइन ही सेल की हैं या फिर मंडियों में। फिर लोग आए और उन्होंने देखा फिर वो तो हमारे पहले से प्री बुक पे सारे सेल। ओके, जो वो आपके हैं जानवर जो आपके अपने हैं, दैट्स नॉट फॉर सेलिंग, ब्रीडिंग, उनके नाम क्या है? उनके तो बहुत थोड़े से वेट से थोड़े से लाइक शेरू और इस तरह वाले नाम नहीं बताए हमें, हम वो भी तो देख रहे होंगे, उनको बाद में दिखाएगा फोन पे। देखो तुम लोग को मैंने दिखाया, मशहूर कर दिया तुम लोगों ने। अभी जैसे स्क्रीन के ऊपर ये आ रही है हमारा बादशाह है, बादशाह, ये तकरीबन ये 3.5 मन का है। और ये कि जाहिर सी बात है इसकी बकरियां जो हैं वो भी फिर उसी। अच्छा, ये हमारे साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, मुझे इससे एक बात याद भी आ गई है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अक्सर ये मंडियों में हम देखते हैं कि बकरे कुछ फूले हुए होते हैं, कहा जाता है इनको ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं, पानी पिला दिया जाता है खाली पेट रखकर तो उनका पेट बड़ा लगता है, उनका वजन बढ़ जाता है। बहुत सारी मिथ्स हैं, कुछ वाकई ऐसी बातें हैं। क्या वाकई बकरों के वजन बढ़ाने के लिए कुछ तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं? देखिए बेसिकली बहुत सारे एस्टेरॉइड्स वगैरह और वो बहुत सारी चीजें देते हैं, पर वो ज्यादातर गाय के उस पे करते हैं, बकरों के साथ इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वक्ती जो ये बेसन का पानी पिला दिया, ये कर दिया, तो एक दिन में अगर आपने उनको जैसे गए घर पे गए तो 2 घंटे के अंदर ही वो पूरे फ्लैश आउट हो जाता है, तो वो इतना तो नहीं। और प्लस ये कि जब एक ब्रांड हमारा बन गया, जैसे अब हमारा मुनीफ लाइव स्टॉक एक काफी मशहूर ब्रांड हो गया है, तो हम कभी भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जहाँ पे बेसिकली बेटी इन्वॉल्व हो, तो वो तो आपको पता है नाम का होता है, तो ये होता है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, ये करते हैं, पर वो वक्त ही कहते हैं जो इनको मतलब मंडी में आए थोड़ा सा पिला दिया, पेट भूल गया, पर वही वाली बात है, पर उनका पेट अलग से नजर आता है, वो जो बनेगा वो अलग से नजर आता है। आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन इफ आई मे, मुझे एक सवाल ये करना था कि जिस तरीके से आप अब कर रहे हो, ठीक है, शाजिर में भी किया सवाल कि आप बिजनेस में हो, सब कुछ हो, आई वांटेड टू आस्क कि अगर लड़कियां आपको इस वक्त देख रही हैं या उनके माँ बाप देख रहे हैं, दे वांट टू जॉइन यू, या उनको भी जानवरों से इतना ही प्यार है, आर यू गोइंग टू वेलकम देम? ऑब्वियसली लास्ट ईयर तक हमारे इतना नहीं था, बट इस ईयर हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की है कि अराउंड 20-25 हाउस होल्ड्स हैं जिसमें लाइक उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और हमने उन्हें स्टार्ट करवा के दिया था सेटअप, लाइक 3-4 गोट्स, स्मॉल सेटअप, लेकिन उनके घर की छतों पे, घर में, उसमें स्टार्ट किया था, और फिर उससे लाइक ब्रीडिंग सेटअप करवाया था, और उनके जो फिर बच्चे वगैरह थे उनको फिर हम लोग एक परचेज करके आगे सेलिंग का उन्हें प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं, तो उनको सेटअप करा के फिर सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म। तो आपने सिखाया, इसका मतलब है आप एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन भी कर रही हैं जी साथ साथ। तो बेसिकली पहले ही होता है ना कि लड़के होते हैं वो तो देखें अपने अब्बा के साथ जाके काम कर रहे थे, लड़कियां बेचारी सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है और वो ही रहती हैं घर पे, पर ये कि इन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया, अब हम उनको ये होता है कि हमें कांटेक्ट करती है, तो ऐसे बहुत सारे घरों में डिफेंस की छतों पे इवन जहाँ पर है वो उन्होंने पूरे बकरों के सेटअप किए हैं, और वो पूरा साल हमें जो ब्रीडिंग आ रहे होते हैं बच्चे वो हमें देती हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि कारोबार इस तरीके के जो कारोबार हैं उनको भी प्रमोशन ऐसी मिले। आपके ये बिजनेस शुरू करने के बाद और जब आपने बकाया तौर पर ज्वाइन कर लिया, आपकी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसमें कोई और लोग भी आपसे इंस्पायर हुए कि यार वो आपकी खवातीन दोस्त जिन्होंने सोचा हो कि हम भी ये बिजनेस कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन काम करना है या कोई और काम करना है तो हम ये भी कर सकते हैं? इनिशियली तो काफी टाइम तक मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं था, 1 साल तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, 1 साल बाद सिर्फ फैमिली को पता था, 1 साल बाद उन्हें बताया था, लेकिन अब है मेरी 2 दोस्त जिन्हें लाइक करना है। और कोई ऐसी दोस्त भी उन्होंने कहा यार क्या काम कर रही हो तुम? नहीं मतलब सब विलिंग है कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारी तो इनकी दोस्तें हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के जिन्होंने कहा कि मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, पर उस पे हमने नहीं कहा नहीं कि मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, पर हमने कहा हम आपको सेटअप स्टार्ट करना है तो उसको नहीं सेटअप। अगर आप देखें ना वही वाली बात है ना, आप किसी को मछली पकड़ के नहीं दे रहे बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, तो ये भी तो सदका जा रही है। साथ साथ आप उसको ट्रेन भी कर रहे हैं कि नहीं यूं करो। अब एफर्ट्स करो, हम लोग एक साल का कोई तजर्बा है और एक का बिल्कुल नहीं, तो शाजिब बोलेगा क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कहोगे नहीं यार ये नहीं करो इससे तुम्हें नुकसान होगा, ये करो उससे फायदा होगा। यू नो दीज थिंग्स विल हेल्प यू नो ऑब्वियसली। तो जबरदस्त। अच्छा आगे आपके क्या प्लान्स है सानिया, क्योंकि अब आपने ये इसमें इनिशिएट तो कर लिया है बिजनेस, लेकिन आगे आपके कोई प्लान्स हैं लाइवस्टॉक के हवाले से, कोई बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पर काम करने के? इसको मतलब बंडी वाले डर जाए ना सब, मतलब सानिया खवातीन आपसे इंस्पायर और मजीद हो जाएं कि यार सानिया ने ये कर दिखाया, सानिया से डर जाए। लाइक इवेंचुअली हर साल उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, लाइक पहले सिर्फ ऑनलाइन था, फिर इवेंचुअली आप मंडी में भी लेके गए, तो इवेंचुअली उसको जो आप लाइक एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्टडीज में ही कंप्लीट होंगे, तो फिर अपना इसके अलावा भी फिर कोई बिजनेस। स्टडीज के बाद ये काम छोड़ तो नहीं देंगी? नहीं, मतलब ये कंटिन्यू कर रही हैं क्योंकि तो एक सेटअप बन गया है। सेटअप बन गया है। देखो अब तुम्हें देख लिया, अब नहीं छोड़ना, अब तुम छोड़ोगे तो लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। हम इसीलिए बुलाते ताकि बाद में पीछे पड़ सके। नहीं अब तो बाजार में जाते हैं तो चलते चलते बहुत सारे होते हैं कि इतना मतलब मशहूर हो गए हैं, जहाँ होता है तो मतलब लड़कियां फौरन आ जाती है, मतलब किसी मॉल में भी जाते हैं तो चारों तरफ से बहुत। यानी ये खवातीन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, खासतौर
तौर पर जब हम ऐसे शोबे देखते हैं जहां पर खवातीन आगे बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ जो तालिबात हैं वो आगे बढ़ रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। एब्सोल्युटली, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें इस तरह के सामने आ रहे हैं, ये ताकि वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जाए, उन मिथ्स को तोड़ा जाए। माया, और मास्टर प्लान क्या होता है हमें कभी नहीं पता होता, लेकिन मास्टर प्लान हमारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। अल्लाह और उसकी ज़ात पर हमेशा भरोसा रखें। ही हैज़ अ वेरी गुड प्लान फॉर यू ऑलवेज। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। चाज़ेब और माया को सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त, और ये बढ़ते हुए लम्हात हज की तरफ बढ़ रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।